हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलिनो। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमने अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 1 देखा था और वहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक पॉइंट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। एलआर सर्किट के बारे में वहाँ पे पढ़ा था, आरसी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव के बारे में भी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और करंट की आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है वो भी वहाँ पे हमने सीखा था। तो जब तक ना ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तब तक आप एल सी आर सर्किट आपको समझ में नहीं आएगा। और इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो एल सी आर सर्किट ही है, और जहाँ से नेट में बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए पार्ट 1 लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट का ज़रूर से देख के आना, उसके बाद ये पार्ट 2 लेक्चर देखना। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर इन एसी। तो अगर हम पावर इन डीसी की बात करें तो पावर इन डीसी P इज इक्वल टू वी इंटू आई के बराबर होता है। P यहाँ पे पावर है डीसी सर्किट के अंदर, V वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, और I यहाँ पे करंट है। डीसी सर्किट के अंदर जो करंट चलती है वो यहाँ पे I है, और करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट को ही हम पावर कहते हैं डीसी सर्किट के अंदर। अब एसी सर्किट की अगर बात करें तो शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया होगा कि करंट जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, वोल्टेज भी फंक्शन ऑफ टाइम होता है, यानी टाइम पे डिपेंड करती है। इससे ये पता चलता है कि पावर भी टाइम पे डिपेंड करती होगी, ठीक है, क्योंकि P इक्वल टू वी इंटू आई के बराबर होता है। तो जो एसी सर्किट होता है वहाँ पे तीनों चीज़ें, पावर, करंट और वोल्टेज, टाइम पे डिपेंड करती हैं। इसलिए पावर एट टाइम टी जो होता है वो बराबर होता है वोल्टेज एट टाइम टी इंटू करंट एट टाइम टी। पी यहाँ पे पावर है टाइम टी पे, वी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है टाइम टी पे, और करंट आई यहाँ पे है। इसी को हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, क्योंकि अगर आपने टाइम टी पे पावर निकालनी होगी तो इस फार्मूले में वोल्टेज और करंट को भी आपने टाइम टी पे ही रखना है। इसलिए इसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाली जा रही है। उसके बाद अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो पावर एवरेज बराबर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस जो है ये वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू होती है, आई आर एम एस करंट की आर एम एस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और कैसे निकाली जाती है ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया था, ठीक है। आर एम एस वैल्यू में क्या किया जाता है, पहले स्क्वायर किया जाता है, उसके बाद मीन निकाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर रूट लगाया जाता है, तो आपके पास आर एम एस वैल्यू निकल आती है। फाई की बात करें तो फाई आपका फेज डिफरेंस होता है। क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। और कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो जो पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जेड यहाँ पे इम्पिडेंस है। अगर हम एल आर सर्किट की बात करें या फिर आर सी सर्किट के बारे में बात करें, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया था। एल आर सर्किट क्या होता है, आर सी सर्किट क्या होता है, इसमें इम्पिडेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें कॉस फाई भी आपको वहाँ पे समझाया था पावर फैक्टर के बारे में। तो जो इम्पिडेंस होता है, रेजिस्टेंस को अपने इम्पिडेंस से डिवाइड करना है, वही होता है कॉस फैक्टर, वही होता है पावर फैक्टर कॉस फाई, ठीक है। और फाई की बात करें, फाई जो होता है ये फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच का। फाई जो होता है ये होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड आई, क्योंकि चाहे आरसी सर्किट हो या फिर एलआर सर्किट हो, दोनों में या तो फिर वोल्टेज करंट से लीड करता है या करंट वोल्टेज से लीड करता है, और जो इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है वही फाई कहलाता है, फेज डिफरेंस। उसके बाद पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट सर्किट्स। देखो पहले हम प्योर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हम जानते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो के बराबर होता है, और अगर फाई जीरो होगा तो कॉस फाई वन के बराबर होगा। ये आपने बेसिक मैथ में देखा होगा, तो कॉस फाई वन के बराबर होगा। अब ये जो जनरल फार्मूला है, ये जो जनरल फार्मूला मैंने आपको एवरेज पावर का बताया था, इसमें अगर पावर फैक्टर कॉस फाइव की वैल्यू आप वन रख देते हो तो आपके पास एवरेज पावर का फार्मूला ये बन जाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। यहाँ पे वी आर एम एस वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, आई आर एम एस करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो इस तरीके से प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई जीरो होता है, कॉस फाई यानी पावर फैक्टर वन के बराबर होता है, और एवरेज पावर मैक्सिमम होती है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर। अब दूसरा केस यहाँ पे है जिसमें हम प्योर इंडक्टिव, एल यहाँ पे इंडक्टिव को रिप्रेजेंट करता है और सी यहाँ पे कैपेसिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में
दोनों में से अगर कोई भी केस आ जाए तो फाई 90 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी वैसे आपको बता दिया था कि जो फेज डिफरेंस है प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव के केस में वो 90 डिग्री होता है, मतलब पाई/2 है। अगर 90 डिग्री फेज डिफरेंस है तो कॉस फाई यहाँ पे 0 होगा, कॉस फाई यहाँ पे 1 नहीं होगा, एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कॉस फाई यहाँ पे 0 के बराबर होगा क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर फाई 90 के बराबर है तो कॉस फाई पावर फैक्टर जो है वो 0 के बराबर होगा। और कॉस फाई को जब हम v इंटू आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज पावर यहाँ पे 0 के बराबर निकल के आती है। तो इस तरीके से प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में एवरेज पावर मिनिमम होती है और 0 के बराबर होती है। अब यहाँ पे एलआर सर्किट की बात करेंगे और आरसी सर्किट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एलआर सर्किट और आरसी सर्किट के अंदर फाई का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस फाई पावर फैक्टर आ जाता है और कॉस फाई यहाँ पे R/Z के बराबर होता है। ठीक है, ना यहाँ पे फाई 0 है ना 90 है, यहाँ पे ये फाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कॉस फाई जो है वो R/Z के बराबर मान के चलते हैं। और आरसी सर्किट में भी सेम होगा, कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर वो R/Z के बराबर होता है। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, Z यहाँ पे नेट इम्पिडेंस है आरसी सर्किट के अंदर और यहाँ पे एलआर सर्किट के अंदर। उसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि v एट टाइम t होता है इनटू करंट एट टाइम t। क्योंकि अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जाता है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट टाइम t इंटू करंट एट टाइम t के बराबर होता है। उसके बाद वर्चुअल पावर या एपरेंट पावर, जो वर्चुअल पावर होती है या एपरेंट पावर होती है ये मैक्सिमम होती है और बराबर होती है Vrms इंटू IRms के बराबर। अब एवरेज पावर जो है ये Vrms IRms cos फाई के बराबर होती है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो V²/Z इंटू आर के बराबर निकल के आता है। इसको रिमेंबर करना है, इसको ज़बानी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें से सवाल आ सकता है। तो एवरेज पावर का ये फार्मूला Vrms RMS IRms cos फाई मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको आगे सॉल्व करने के बाद ये वाला फार्मूला निकल के आता है Vrms का स्क्वायर डिवाइड बाई Z² इंटू आर। ठीक है, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, Z यहाँ पे नेट इम्पिडेंस है, चाहे आरसी सर्किट का हो या फिर एलआर सर्किट का, और Vrms जो है ये वोल्टेज की RMS वैल्यू है। अब चोक कॉइल की यहाँ पे हम बात करेंगे तो चोक कॉइल जो होती है ये सीरीज एलआर सर्किट होता है, सीरीज एलआर सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर भी होता है और रेजिस्टर भी होता है। तो चोक कॉइल एक सीरीज एलआर सर्किट होता है जिसमें लार्ज एल होता है और स्मॉल आर होता है। मतलब इंडक्टर जो होता है उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होता है और जो रेजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस एल ज़्यादा होगा तो एल ज़्यादा होने की वजह से जीटा एल ज़्यादा होगा, और इंडक्टिव रिएक्टिविटी जीटा एल ज़्यादा होने की वजह से जेड ज़्यादा हो जाएगा, और जेड ज़्यादा होने की वजह से IRMS डिक्रीज हो जाता है, और IRMS डिक्रीज होने की वजह से पावर एवरेज नियरली ज़ीरो के बराबर हो जाता है। और पावर एवरेज ज़ीरो के बराबर होने का मतलब है कि कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगी, नो पावर विल बी कंज्यूम्ड और वेस्टेड। तो चोक कॉइल में अपने दो तीन चीज़ें ही याद रखनी है कि चोक कॉइल एक सीरीज एलआर सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर होता है। इंडक्टर का इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इंडक्टर का इंडक्टेंस एल ज़्यादा होने की वजह से जीटा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, एल ज़्यादा होने की वजह से जीटा एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, उससे जेड ज़्यादा होगा, इम्पिडेंस ज़्यादा हो जाएगा। और इम्पिडेंस एलआर सर्किट में डिफाइन होता है, और जेड ज़्यादा होने की वजह से करंट IRMS कम होगी। और करंट अगर, क्योंकि पी जो होता है वो VI के बराबर होता है, अगर करंट बहुत कम होगी तो ये प्रोडक्ट बहुत कम होगा, मतलब पी एवरेज नियरली ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और पी एवरेज ज़ीरो के बराबर होने का मतलब है कि कोई भी पावर जो है वो कंज्यूम या वेस्ट नहीं होगी। अब है सीरीज LCR सर्किट। जिस तरीके से हमने LR सर्किट और RC सर्किट पढ़ा था, यहाँ पे इन दो सर्किट्स के अंदर सिर्फ दो चीज़ें थी, L या R या फिर R या R और C। LR सर्किट में एक इंडक्टर और रेजिस्टर होता है, RC सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर होता है। लेकिन LCR सर्किट में इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है,
और रेजिस्टर भी होता है। इन तीनों डिवाइसेस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो सर्किट निकल के आता है उसको हम सीरीज LCR सर्किट कहते हैं। जिस तरीके से LR और RC सर्किट में हमने इम्पीडेंस और वोल्टेज के दोनों ग्राफ्स देखे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी, ये वोल्टेज का है और ये रेजिस्टेंस का है। अब रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटेंस के केस में जीटा C कहते हैं, इंडक्टेंस के केस में जीटा L कहते हैं। इसलिए अगर आपने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस अच्छे से पढ़ा होगा तो ये दोनों ग्राफ आपको सीधे ही समझ में आ जाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर करंट यहाँ की तरफ है, अगर करंट यहाँ की तरफ है, एक सेकेंड यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। अगर करंट हमारे पास इधर की तरफ है तो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस का होगा वो भी इधर की तरफ ही होगा, क्योंकि इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। और अगर करंट यहाँ की तरफ है तो जो वोल्टेज होगा इंडक्टेंस का, इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, इसलिए इसको हमने ऊपर की तरफ बनाया। और अगर करंट इधर की तरफ है तो इस करंट से पीछे 90 डिग्री वोल्टेज लैग करता है, तो करंट इस VC से लीड करेगा, इसलिए इसको हमने VC को हमने पीछे कर दिया 90 डिग्री करंट से। तो VC जो है ये वोल्टेज है कैपेसिटेंस के केस का, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज, और इंडक्टर का वोल्टेज ये है, और ये रेजिस्टर का वोल्टेज है। तो जहाँ की तरफ करंट, रेजिस्टर का वोल्टेज भी उसी तरफ, जहाँ की तरफ करंट उससे 90 डिग्री लीड करता है इंडक्टर का वोल्टेज, जहाँ की तरफ करंट उससे लैग करता है 90 डिग्री कैपेसिटर का वोल्टेज। इसी तरीके से यहाँ पे आप रेजिस्टेंस का देखेंगे। देखो अगर यहाँ की तरफ करंट है तो ये हमने प्योर रेजिस्टिव में पढ़ा था कि रेजिस्टर भी यहीं की तरफ होगा, जो रेजिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन भी यहीं की तरफ होगी, क्योंकि रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टिव के केस में फेज डिफरेंस 0 होता है। और जीटा एल ऊपर की तरफ होता है, जीटा सी नीचे की तरफ होता है। बार बार समझाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये आपको समझाया बताया कि जीटा एल ऊपर की तरफ होता है, जीटा सी नीचे की तरफ होता है, और करंट आगे की तरफ और रेजिस्टेंस भी आगे की तरफ होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये दोनों ग्राफ समझ आए होंगे। ये वोल्टेज का है, ये रेजिस्टेंस का है, ठीक है। जीटा सी रेजिस्टेंस ही होता है कैपेसिटर के केस में, जीटा एल भी रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है, ओम में मेजर करता है इंडक्टर के केस में। और यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। जिस तरीके से हमने LR सर्किट पढ़ा था, RC सर्किट पढ़ा था, वहाँ पे एक ही केस था, क्योंकि वहाँ पे अगर हम RC सर्किट की बात करें, RC सर्किट में करंट लीड करता था और LR सर्किट में वोल्टेज लीड करता था, तो वहाँ पे एक ही केस था। लेकिन यहाँ पे कभी इंडक्टर लीड करेगा, कभी इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा, और कभी लैग करेगा, और कभी करंट लीड करेगी, कभी लैग करेगी। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बन के आते हैं। तो केस 1 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो केस 1 में जीटा एल जीटा सी से बड़ा होता है। अगर जीटा एल जीटा सी से बड़ा होगा तो वी एल भी वी सी से बड़ा होगा। अगर जीटा एल वी एल ज़्यादा है, मतलब एल जो है वो इंडक्टेंस है, तो ये इंडक्टिव नेचर दिखाएगा। अगर जीटा एल ज़्यादा है और वी एल ज़्यादा है तो ये इंडक्टिव नेचर, इंडक्टिव बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आपने ये बात समझनी है कि अगर वी एल ज़्यादा है तो वी नेट जो होगा वो अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर करना है। देखो वी आर तो हमेशा आपने इसका स्क्वायर लगाना है। आपने या तो फिर एक सेकेंड, आपने यहाँ पे वी एल माइनस, ये क्या हुआ, यहाँ पे आपने वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर करना है, या फिर वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर करना है। अब यहाँ इन दोनों में से कौन सा स्क्वायर करना है ये डिपेंड करता है बड़ा कौन सा है। अगर वी एल बड़ा है तो इस फार्मूले में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर जीटा एल बड़ा है तो जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर करना है, और वी आर का स्क्वायर ये आपने हमेशा एड एज इट इज कर देना है। तो जीटा एल अगर बड़ा है, वी एल अगर बड़ा है, तो इस केस में इंडक्टिव नेचर दिखाएगा, एल सी आर यहाँ पे इंडक्टिव नेचर दिखाएगा, और जो नेट वोल्टेज होगी वो होगी अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। जो नेट इम्पिडेंस जेड होगा वो जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे करंट आई जो है वो लैग करेगी वोल्टेज से बाई 5,
यहाँ पे अगर इंडक्टेंस का नेचर ज़्यादा है तो जो नेट इम्पिडेंस आएगा या नेट वोल्टेज आएगा वो इस तरफ आएगा ना, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से ऊपर है। अगर वोल्टेज करंट से ऊपर है तो वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने आई लैग्स वी बाई फाइव। ठीक है, ये वोल्टेज से फाई एंगल पे, फाई फेज पे लैग करता है वोल्टेज से। और टेन फाई जो होता है, अगर जीटा एल ज़्यादा है तो जीटा एल में से अपने जीटा सी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो टेन फाई जीटा एल माइनस जीटा सी डिवाइड बाई आर होता है। अब यहाँ पे जीटा सी माइनस जीटा एल डिवाइड बाई आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जीटा सी बड़ा नहीं है, यहाँ पे जीटा एल बड़ा है, इसलिए जीटा एल में से हमने जीटा सी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और उसको डिवाइड किया कैपिटल आर से, यहाँ से हमारे पास निकल के आया टेन फाई। उसके बाद देखो, अगर v हमारे पास v नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो करंट है वो वोल्टेज से फाइव फेज पीछे है, तो इसलिए करंट I बराबर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसका फेज अगर ओमेगा टी है वोल्टेज का, तो करंट इससे पीछे लैग करती है फाइव फेज से, तो ओमेगा टी में से हमने फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है करंट के केस में। ठीक है, अब दूसरा केस जो है वो है जीटा एल इज लेस देन जीटा सी और वी एल इज लेस देन वी सी। अगर हमारे पास वी सी बड़ा है और जीटा सी बड़ा है, मतलब ये ओवरऑल कैपेसिटिव नेचर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी सी में जो ये कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज है, जीटा सी जो है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव वोल्टेज ज़्यादा होगा, ओवरऑल यहाँ पे कैपेसिटिव नेचर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वी नेट जो है वो अंडर रूट वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर होगा। देखो वी आर का स्क्वायर आपने हमेशा करना है दोनों केसेस में। बस वी सी माइनस वी एल यहाँ पे किसको देख के करना है, अगर वी सी बड़ा है तो वी सी में से वी एल को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे वी सी बड़ा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे वी सी को सब्ट्रैक्ट किया वी एल से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास नेट वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास निकल के आई। अब यहाँ पे नेट इम्पिडेंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीटा सी बड़ा है, जीटा सी यहाँ पे हमारे पास बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हमने जीटा सी माइनस जीटा एल का होल स्क्वायर कर देना है प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जेड निकल आएगा जो कि हमारे पास नेट इम्पिडेंस है इस दूसरे केस में। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, अगर हमारे पास वी सी ज़्यादा है वी एल से, तो ओवरऑल वोल्टेज इस तरफ आएगा वी नेट। अगर जीटा एल ज़्यादा है जीटा सी से, तो ओवरऑल जो जेड होगा वो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाई का फेज बनेगा। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हो, क्या यहाँ पे करंट लीड कर रही है या फिर वोल्टेज लीड कर रही है। यहाँ पे करंट लीड कर रही है वोल्टेज से फाइव फेज से, और वी नेट जो है वो लैग कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बात हम कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे कि करंट आई लीड करती है, या कहेंगे कि वोल्टेज वी नेट जो है वो लैग करती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है करंट आई लीड्स वोल्टेज बाय फाइव। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब टेन फाइव की बात करेंगे, क्योंकि जीटा सी इस केस में बड़ा है जीटा एल से, तो यहाँ पे हम जीटा सी माइनस जीटा एल करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास टेन फाइव आएगा। उसके बाद वोल्टेज और करंट की इन इक्वेशंस को हम देखेंगे। देखो वोल्टेज हमेशा आपने वी नॉट साइन ओमेगा टी रखना है, वोल्टेज V को आपने हमेशा ओमेगा टी फेज पे रखना है। अब आपने यहाँ पे देखना है इसको कि अगर करंट लीड करती है वोल्टेज से, मतलब ओमेगा टी से फाइव फेज करंट आगे होगा, इसलिए I जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। यहाँ पे हमने ओमेगा टी माइनस फाइव इसलिए किया था क्योंकि इस केस में करंट लैग करती थी फाइव फेज से, इस केस में करंट लीड कर रही है फाइव फेज से, इसलिए यहाँ पे आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। अगर इसका फेज ओमेगा नॉट है तो इसका इसका ओमेगा टी है, ओमेगा नॉट नहीं है। इसका फेज अगर ओमेगा टी है तो इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे लीड करती है फाइव फेज से, किससे, वोल्टेज से। और थर्ड केस जो है इसको हम रेजोनेंस केस भी कहते हैं, रेजोनेंस केस भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। और केस नंबर थ्री में जो, जैसे केस वन में प्योर इंडक्टिव नेचर था, केस टू में कैपेसिटिव नेचर था, जो केस थ्री है यहाँ पे रेजिस्टिव नेचर हमें देखने को मिलता है। केस थ्री में जीटा एल जो है वो जीटा सी के बराबर होगा। अगर जीटा एल जीटा सी के बराबर है तो वी एल जो होगा वो वी सी के बराबर होगा। देखो अगर कैपेसिटिव वोल्टेज इंडक्टिव वोल्टेज के बराबर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ वी एल है, नीचे की तरफ वी सी है। अगर दोनों बराबर है तो ये एक दूसरे से काट लेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास वी आर यहाँ पे बच जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जीटा एल है, नीचे की तरफ जीटा सी है,
तो अगर ये दोनों बराबर हैं, जो हमें यहाँ पे केस 3 में देखने को मिल रहा है कि जीटा एल जो है वो जीटा सी के बराबर है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे को काट लेंगे, तो नेट यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आर बच जाएगा। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आर ही हमारे पास बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे ना इंडक्टिव नेचर दिखता है ना कैपेसिटिव नेचर दिखता है, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टिव नेचर दिखता है, और इसी केस को हम रेजोनेंस कहते हैं, जहाँ पे वी सी वी एल के बराबर हो जाता है, जीटा एल जीटा सी के बराबर हो जाता है, और फेज डिफरेंस जीरो के बराबर हो जाता है। अभी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर प्योर रेजिस्टिव नेचर दिखा रहा है, तो रेजिस्टिव सर्किट में तो फेज डिफरेंस जीरो के बराबर ही होता है, इसलिए यहाँ पे फाई जो है वो जीरो के बराबर है, और नेट वोल्टेज जो है वो वी आर के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने इसको काट लिया तो वी आर ही बचता है, इसलिए वी नेट यहाँ पे वी आर के बराबर है, और यहाँ पे ये प्योर रेजिस्टिव नेचर दिखाता है, इसी केस को हम रेजोनेंस कहते हैं। और Z यहाँ पे नेट इम्पिडेंस R के बराबर होता है। ये कैसे होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया, जीटा एल जो है वो जीटा सी को काट देता है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, और नेट रेजिस्टेंस या नेट इम्पिडेंस सिर्फ R यहाँ पे बच जाता है, और Z यहाँ पे R के बराबर होता है, और ये मिनिमम इम्पिडेंस होता है। जो मिनिमम इम्पिडेंस होता है LCR सर्किट में, वो हमें इस केस में देखने को मिलता है, रेजोनेंस वाले केस में देखने को मिलता है, और मिनिमम इम्पिडेंस आर के बराबर होता है। आई नॉट जो होता है वो वी नॉट डिवाइड बाई आर के बराबर होता है, आई आर एम एस वी आर एम एस डिवाइड बाई आर के बराबर होता है। अब देखो इस केस में, रेजोनेंस के केस में करंट आई जो होती है वो इन फेज विद वी के होती है, मतलब वी के इन फेज में होती है। जिस फेज में वी होगा उसी फेज में करंट आई भी होगा। अगर करंट आई का फेज ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का फेज भी ओमेगा टी ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि आई इज इन फेज विद वी। अगर वी आर यहाँ की तरफ है तो करंट आई भी यहीं की तरफ होगी। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के केस में प्योर रेजिस्टिव नेचर दिखता है, इसलिए फेज डिफरेंस जीरो है, नेट वोल्टेज वी आर है, और नेट इम्पिडेंस आर के बराबर है। उसके बाद रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, ये तो हमने वैसे केस 3 में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो एक जगह में लिख के लाया हूँ। रेजोनेंस के केस में जीटा एल जीटा सी के बराबर होता है, वी एल वी सी के बराबर होता है, वी नेट वी आर के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो वी नेट जो है वो वी आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है कि जो जेड होता है, एक सेकंड, जेड जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। जेड जीरो के बराबर नहीं होता है, बल्कि कैपिटल आर के बराबर होता है, और ये जेड मिनिमम होता है, ठीक है। और आई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि देखो करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इम्पिडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट। तो अगर इम्पिडेंस मिनिमम होगा आर के बराबर, तो करंट आई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने समझना है कि रेजोनेंस के केस में जेड मिनिमम होता है आर के बराबर, और अगर आर मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगी, और वो बराबर होगी वी नॉट डिवाइड बाई आर के। और फेज डिफरेंस जीरो होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से नोट करते हैं। एफ नॉट बराबर होता है 1/2 पाई रूट LC। अब इसको डिराइव किया जाता है, ये इक्वेशन कैसे यहाँ पे आई, इसको आपने ज़्यादा समझना नहीं है, बस ये याद रखना है फार्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। एक्चुअली ये दोनों फार्मूला एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। देखो ओमेगा नॉट अगर हमारे पास 1/√LC है, ओमेगा नॉट जो होता है वो 2 पाई F नॉट के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1/√LC। अब एफ नॉट यहाँ से अगर हम निकालें तो एफ नॉट निकल के आएगा 1/2 पाई√LC। तो इस तरीके से ये दोनों फार्मूलाज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट बराबर होता है 1/2 पाई√LC, और ओमेगा नॉट बराबर होता है 1/√LC। एल यहाँ पे इंडक्टेंस है, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ओमेगा नॉट यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, एफ नॉट यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। एक बार इन चीज़ों को हम एक बार और समराइज करेंगे। कॉस फाई जो होता है रेजोनेंस के केस में, ये रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेजोनेंस में फाई फेज डिफरेंस जीरो होता है। अगर फाई जीरो होगा तो कॉस फाई मैक्सिमम होगा 1 के बराबर, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो जो होता है वो 1 होता है। और एवरेज पावर जो होती है वो VRMS IRMS के बराबर होती है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो V² के बराबर होगा, V यहाँ पे RMS वैल्यू रखनी है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो I²
इंटू आर के बराबर होगा। यहाँ पे भी करंट आपने इसकी आरएमएस वैल्यू रखनी है। और ये जो एवरेज पावर है जो हमें रेजोनेंस के केस में देखने को मिल रही है, ये मैक्सिमम पावर होती है। तो रेजोनेंस के केस में करंट भी मैक्सिमम होती है और पावर भी मैक्सिमम होती है। और एक केस हमने पढ़ा था पीछे जहाँ पे पावर मिनिमम, ये हमने चोक कॉइल में पढ़ा था शायद। देखो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ चोक कॉइल। चोक कॉइल में मैंने आपको बताया था कि इंडक्टेंस ज़्यादा होता है उसके कारण करंट कम हो जाता है। अगर यहाँ पे इम्पीडेंस इंक्रीज हुआ था तो उसके इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे करंट डिक्रीज हुई थी, और करंट डिक्रीज होने से एवरेज पावर जीरो के बराबर हुई थी। उससे कोई भी पावर वेस्टेज नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम चोक कॉइल का यूज़ करते हैं। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में एकदम उल्टा हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हुआ आर के बराबर। वो इसलिए मिनिमम हुआ क्योंकि जीटा एल जीटा सी के बराबर था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, तो जेड मिनिमम आर के बराबर निकल के आया। अगर जेड मिनिमम आर के बराबर है और मिनिमम रेजिस्टेंस है, मिनिमम इम्पीडेंस है, तो उससे हमारे पास करंट मैक्सिमम निकल के आई। और करंट मैक्सिमम होने का मतलब है कि एवरेज पावर भी मैक्सिमम ही होगी। और एवरेज पावर मैक्सिमम तभी होती है जब रेजोनेंस होता है या फिर प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। उसके बाद है रेजोनेंस का ही केस, ये हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम रेजोनेंस ही पढ़ रहे हैं। तो रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होती है, पावर मैक्सिमम होती है, जेड मिनिमम हो। तो ये तीन पॉइंट्स आप याद रख लेना कि रेजोनेंस में इम्पीडेंस मिनिमम होता है आर के बराबर, पावर मैक्सिमम होती है, करंट आई भी मैक्सिमम होती है। अब है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ओमेगा नॉट जो होता है वो होता है 2 पाई एफ नॉट। ओमेगा नॉट होता है 1/√LC, ये मैंने आपको बता दिया। और एफ नॉट बराबर होता है 1/2 पाई√LC। एल यहाँ पे इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, एफ नॉट यहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा नॉट एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। और इसका इन दोनों का रिलेशन आपस में ये है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है। और ओमेगा नॉट और एफ नॉट को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, कैसे पहचानोगे? ओमेगा नॉट का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। ओमेगा नॉट को, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। और जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है या फिर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है उसको आप हर्ट्ज में या पर सेकंड में मेजर करते हो। और जो पावर फैक्टर होता है, देखो एंगुलर फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहाँ पे देखी जाती है? ये जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और रेजोनेंट पावर है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए थोड़ा बहुत रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इसका पता होना इंपॉर्टेंट है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमें जो है रेजोनेंस पे देखने को मिलता है। और रेजोनेंस पे कॉस फाई जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और फेज डिफरेंस फाई 0 के बराबर होता है। ये तो मैंने अभी तक बहुत बार बताया आपको, जब से हम रेजिस्टिव सर्किट जब से स्टार्ट किया हुआ है, रेजिस्टिव सर्किट से लेकर के अभी तक तकरीबन 5-6 बार अभी तक बताया है कि यहाँ पे क्या होता है, फाई 0 के बराबर होता है। जहाँ पे भी आपको प्योर रेजिस्टिव दिखेगा, प्योर रेजिस्टिव या रेजिस्टेंस के केस में फाई 0 होता है और कॉस फाई 1 के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे ग्राफ्स देखेंगे, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इस लेक्चर को रोक देंगे। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो अब है ग्राफ फॉर रेजिस्टेंस आर, जीटा एल, जीटा सी एंड जेड वर्सेस एफ। ये एक ग्राफ है, इसमें हम आर को देखेंगे, जीटा एल को देखेंगे, जीटा सी को देखेंगे, और इस वाले ग्राफ को हम नेट इम्पिडेंस जेड को देखेंगे। आर को हम रेजिस्टिव सर्किट में देखते हैं, जीटा एल को हम इंडक्टिव सर्किट में देखते हैं, और जीटा सी को हम कैपेसिटिव सर्किट में देखते हैं। और जो जेड है, जेड जो है इसको हम एल आर सर्किट में देखते हैं या फिर आर सी सर्किट में इसको हम देखते हैं। और जेड जो होता है ये मिनिमम होता है, आर के बराबर जब होता है उस वक्त ये मिनिमम होता है, और उसी केस को हम रेजोनेंस कहते हैं। और इसी रेजोनेंस के केस में हमें देखने को मिलती है एक फ्रिक्वेंसी जिसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जीटा एल का ग्राफ। देखो जीटा एल जो होता है वो होता है 2 पाई एफ नॉट। जीटा एल बराबर होता है 2 पाई एफ नॉट, या एफ लिखो एक ही बात है। जीटा एल बराबर होता है 2 पाई ओमेगा एल, 2 पाई, एक सेकेंड, ओमेगा एल के बराबर होता है ना जीटा एल,
तो ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ एल के बराबर हो। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जीटा एल जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जीटा एल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसका, जीटा एल का यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमने मतलब अगर रेजिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आर है तो फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ाओ या कम करो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या बनाया, इसको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाया इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमने ये इस तरह की लाइन बनाई। ये रिप्रेजेंट करती है कि फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू हो, रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वही रहेगी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे। जबकि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो जो जीटा एल है वो भी बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर जीटा सी की बात करें तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको पहले बता देता हूँ इसका। जो जीटा सी होता है, जीटा सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ जब रखते हो तो 1/2 पाई एफ सी ये बन जाता है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो जीटा सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी फ्रीक्वेंसी एफ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ जब इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, वो कुछ इस तरीके का बने, और इसी को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जीटा सी का जो फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर आपके पास जीटा सी की ये वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कर दोगे तो जीटा की वैल्यू, जीटा सी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि जीटा सी फ्रीक्वेंसी एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से जीटा एल, आर और जीटा सी का ग्राफ यहाँ से हमने समझ लिया। अब हम जेड का ग्राफ समझते हैं। देखो जेड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। पहले आप जेड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे पहले जेड कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है और मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। और इस मिनिमम वैल्यू, जेड की इस मिनिमम वैल्यू को हम रेजिस्टेंस आर कहते हैं। जब इसकी ये मिनिमम वैल्यू होती है उस वक्त ये रेजिस्टेंस आर के बराबर होता है और यहाँ पे रेजोनेंस देखा जाता है। यहाँ पे क्या देखा जाता है, एक सेकंड। जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो जेड कम होता जाता है, कम होता जाता है और एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाता है जहाँ पे जेड मिनिमम होता है। यहाँ पे जेड मिनिमम जो होता है वो रेजिस्टेंस आर के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जीटा सी जीटा एल के बराबर हो जाता है और वी एल वी सी के बराबर हो जाता है। और इसी केस को हम रेजोनेंस का केस कहते हैं, इस केस को हम रेजोनेंस का केस कहते हैं। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है, रेजोनेंस जहाँ पे देखा जाता है उस फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसके बाद और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो उसके बाद जेड जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पार्ट 2 लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट का कवर कर लिया। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर को एकदम अच्छे से समझ लो। इसके फार्मूलाज, इसके ग्राफ्स, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो लेक्चर को रिपीट करके देखना। यहाँ से आगे हम पार्ट 3 लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर को अच्छे से देखना, समझना और इसके सारे फार्मूलाज को याद कर लेना। उसके बाद पार्ट 3 लेक्चर स्टार्ट करना और पार्ट 3 लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट कर लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट को हम पार्ट 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो मेजर टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है उसमें एलसी ऑसिलेशन आता है और ट्रांसफार्मर का एक मेजर टॉपिक है। ट्रांसफार्मर अभी पढ़ना बाकी है और ट्रांसफार्मर को हम कंप्लीट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के पार्ट 3 लेक्चर में। और पार्ट 3 लेक्चर में आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए अल्टरनेटिंग करंट के या किसी और चैप्टर के तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।